नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। अगले आधे घंटे में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। जानेंगे कि कैसे भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। जानेंगे रक्षा कंपनियों ने कारोबार में कितना मुनाफा कमाया और साथ ही आपको बताएंगे कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने यूक्रेन को लेकर क्या कुछ कहा और आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति का क्या है बड़ा फैसला। तो चलिए करते हैं शुरुआत हेडलाइंस के साथ। दुनिया का तेजी से बढ़ने वाला स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत के पास। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन में प्रधानमंत्री का संबोधन। सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी निवेश के लिए भारत बेहतर जगह। पहली छमाही के दौरान 7 में से 6 नई रक्षा कंपनियों ने कमाया लाभ। 8,400 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार। 600 करोड़ रुपए से अधिक का मिला निर्यात ऑर्डर। फूलों से शहद निकालने की तरह होकर संग्रह। नागपुर में इंडियन रेवेन्यू सर्विस के 74वें बैच के प्रशिक्षण समापन समारोह में उपराष्ट्रपति का संबोधन। अधिकारियों से नए विचारों और बेहतर प्रथाओं को अपनाने की सलाह। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कोर उद्योगों का प्रदर्शन 10.4% की दर से बढ़ा। स्टील, सीमेंट और प्राकृतिक गैस रहे आगे। 8 बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर मार्च 2022 में रही 4.3%। और विरोध प्रदर्शन के बाद झुके श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे। भाई महिंद्रा राजपक्षे को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए सहमत। सत्तारूढ़ पार्टी के असंतुष्टों ने भारत को दी राजनीतिक हालात की जानकारी। और हेडलाइंस के बाद अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। सिखों के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सिख समुदाय ने विश्व में अपनी छाप छोड़ी है और सिखों के बिना भारत का इतिहास अधूरा है। प्रधानमंत्री आवास में भी समय समय पर सिख संतों के चरण पड़ते रहते हैं और ये मेरा बड़ा सौभाग्य रहा है। उनकी संगत का सौभाग्य मुझे अक्सर मिलता रहता है। भाइयों और बहनों, जब मैं किसी विदेश यात्रा पर जाता हूं तो वहां भी जब सिख समाज के साथियों से मिलता हूं तो मन गर्व से भर उठता है। भूटान दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भूटान के प्रधानमंत्री लोते शेरिंग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने वर्तमान वैश्विक और क्षेत्रीय विकास पर विचारों का आदान प्रदान किया। विदेश मंत्री ने विकास साझेदारी सहित द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति से अवगत कराया। इससे पहले उन्होंने भूटान के विदेश मंत्री टांडी दोरजी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच आपसी सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन ने हाईकोर्टों में रिक्तियों को जल्द भरने पर जोर दिया है। उन्होंने सभी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से खाली पदों के लिए नाम भेजने को कहा है। 39वें मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि सम्मेलन का मकसद चर्चा करना और उन समस्याओं की पहचान करना है जो न्याय के प्रशासन को प्रभावित कर रही है। चीन ने कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए वीजा और उड़ान पाबंदियों के चलते 2 साल के बाद भारतीय विद्यार्थियों को वापस आने की अनुमति देने संबंधी योजना की घोषणा की है और इसके लिए छात्रों से फॉर्म में जरूरी जानकारी भी मांगी है। चीन के भारतीय दूतावास ने ये जानकारी दी है। 25 मार्च को दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने इस मुद्दे पर बातचीत भी की थी। सर्च इंजन गूगल ने ऑनलाइन व्यक्तिगत जानकारी को निजी रखने के लिए नए विकल्प पेश किए हैं। कंपनी ने कहा है कि अब लोग व्यक्तिगत संपर्क जानकारी जैसे फोन नंबर, ईमेल और फिजिकल एड्रेस को खोज परिणामों से हटाने के लिए अनुरोध कर सकेंगे और ये लॉगिन क्रेडेंशियल्स उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट पर ऑनलाइन खातों को लॉगिन करने और उनकी पहचान सत्यापित करने में सक्षम बनाते हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में इस साल के पहले 3 महीने में गिरावट दर्ज हुई और उसे मुद्रास्फीति की उच्च दर और ब्याज दरों में बढ़ोतरी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 2020 में कोरोना महामारी के बाद से इस साल की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की दर में वार्षिक आधार पर 1.4% की गिरावट दर्ज हुई।
यरूशलेम के एक प्रमुख पवित्र स्थल अल अक्सा मस्जिद पर फलस्तीनियों के पथराव के बाद इजरायली पुलिस की फिर से झड़प हुई है। इस दौरान पुलिस ने रबर की गोलियां चलाई। इस घटना में 40 लोग घायल हो गए। हाल के हफ्ते में इस इलाके में झड़प की कई घटनाएं हुई हैं। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ऑस्ट्रेलिया ने जून जुलाई में होने वाले श्रीलंका दौरे के लिए तीनों प्रारूपों में मजबूत टीम का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया टीम गॉल में 2 टेस्ट खेलेगी, जिसके लिए 16 सदस्यीय टीम चुनी गई है। हालांकि मार्कस हैरिस को जगह नहीं मिली है। दौरे की शुरुआत 3 T20 मैचों से होगी, जिसके बाद 5 वनडे मैच खेले जाएंगे। ओलंपिक्स में 2 बार की पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीन की ही बिंगजियांग पर रोमांचक जीत दर्ज कर बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के महिला एकल सेमीफाइनल्स में प्रवेश किया है। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में 5वीं वरीयता प्राप्त चीन की खिलाड़ी को 21-9, 13-21 और 21-19 से पराजित किया है। और अब खबरें विस्तार से। भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है और देश में सेमीकंडक्टर की खपत 2030 तक 110 अरब अमेरिकी डॉलर को पार करने की उम्मीद है। ये दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आपको बता दें कि सेमिकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अगली प्रौद्योगिकी क्रांति का नेतृत्व करने के लिए तैयार है और अन्य चीजों के साथ ही 5G में क्षमताओं को विकसित करने में निवेश किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं में प्रमुख भागीदारों में से एक के रूप में स्थापित करने और हाईटेक, उच्च गुणवत्ता और उच्च विश्वसनीयता के सिद्धांत के आधार पर इस दिशा में काम करने का आह्वान किया है। We have the world's fastest growing startup ecosystem. New unicorns are coming up every few weeks. India's own consumption of semiconductors is expected to cross $80 billion by 2026. वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कर प्रणाली को और सरल बनाने पर जोर दिया है। नागपुर में इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के 74वें बैच के प्रशिक्षण समापन समारोह को आज संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही। उपराष्ट्रपति ने अधिकारियों से नए विचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने की सलाह दी और करदाताओं के अनुकूल, स्टेबल और पारदर्शी कर व्यवस्था बनाने की दिशा में प्रयास जारी रखने की आवश्यकता बताई। उन्होंने करदाताओं के अनुकूल प्रशासन बनाने में प्रौद्योगिकी को सहायक बताया। उपराष्ट्रपति ने प्रभावी कर प्रशासन को राष्ट्रीय विकास का आधार और सुशासन का अहम स्तंभ करार किया। I firmly believe that interaction between the taxpayers and the taxmen should be characterized by a spirit of trust, transparency, and mutual respect. We must respect the taxpayer, and technology-enabled development, leveraging digital technology is very crucial for financial inclusion. पहली छमाही के दौरान 7 में से 6 नई रक्षा कंपनियों ने कारोबार में फायदा कमाया है। कंपनियों ने 8,400 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार किया है। कंपनियों ने 3,000 करोड़ रुपए से अधिक के घरेलू ठेके और 600 करोड़ रुपए से अधिक के निर्यात ऑर्डर हासिल किए हैं। इसमें से म्यूनिशस इंडिया लिमिटेड को 500 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा हथियार निर्यात ऑर्डर मिला है। 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच यंत्र इंडिया लिमिटेड को छोड़कर सभी कंपनियां लाभ में रही हैं। आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ट्रूप कंफर्ट्स इंडिया, ऑप्टेल और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड शामिल हैं। लोकसभा के सभा पटल पर रखे गए तमाम जो बातें हैं वो सबके सामने आई हैं। आपको बता दें कि लोकसभा के सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति ने लेखा परीक्षा पेश करने में होने वाली देरी पर चर्चा के लिए सीएजी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है। समिति के अध्यक्ष रितेश पांडे ने उम्मीद जताई है कि सीएजी गंभीरता के साथ अपने अधिकार के तहत विभिन्न मंत्रालयों के साथ चर्चा करेगी, जिससे ऑडिट और लेखा परीक्षा रिपोर्टों को सदन में रखने में होने वाली देरी का समाधान हो सके। हमने ये देखा है कि ये
बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कई कई मिनिस्ट्रीज के अंडर में आती हैं, तो ये समय पे अपना ये पेपर नहीं देती हैं, जिसको समय पे लाने के लिए हमारी कमेटी का मुख्य उद्देश्य। इसके लिए हमने कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के उच्च अधिकारियों से बात की, उन्हें अपनी कमेटी में बुलाया और उनके साथ एक फॉर्मल डिस्कशन किया कि इन डिलेज को खत्म करने के लिए क्या किया जा सकता है। सरकारी हेलीकॉप्टर कंपनी पवन हंस के विनिवेश को मंजूरी मिल गई है। स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड 2011 करोड़ 14 लाख रुपए में पवन हंस में 51% हिस्सेदारी खरीदेगी। पवन हंस कंपनी भारत सरकार और ओएनजीसी का एक संयुक्त उद्यम है जो हेलीकॉप्टर और एरो मोबिलिटी सेवाएं प्रदान करता है। भारत सरकार के पास कंपनी में 51% शेयर हैं और ओएनजीसी के पास 49% शेयर हैं। सीसीईए ने अक्टूबर 2016 में पीएचएल में भारत सरकार की संपूर्ण हिस्सेदारी के रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी दी थी। पिछले 3 साल से पीएचएल घाटे में थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि गुजरात एक ऐसी प्रयोगशाला रहा है जिसमें हमेशा इस बात का ध्यान रखा गया है कि किस तरह लोगों का विकास किया जा सके और किस तरह बीजेपी लोगों की सेवा में समर्पित होकर नए परिवर्तन का माध्यम बन सके। गुजरात बीजेपी कार्यालय में बैठक के दौरान उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात के विकास का जो मॉडल विकसित किया है उसका प्रतिबिंब आज हम देश में देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत निर्यात का हब बन जा रहा है। गुजरात इसकी प्रयोगशाला है, संगठन के लिए भी और गवर्नेंस के लिए भी। हम इसी मॉडल को देश में भी हमने उतारा है। आप सब लोग मेरी बातों को जनता तक जो ले जाएंगे, और मेरी ही बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी की बात को आप जो ले जाएंगे, उससे हमको बल मिलेगा, ताकत मिलेगी और हम एक सफल चेंज के उपकरण बनते हुए, विकासवाद के दूत बनते हुए, विकासवाद के एम्बेसडर्स बनते हुए हम गुजरात को भी आगे ले जाएंगे। यहाँ सफलता हासिल होगी और देश में भी यहाँ की प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। वहीं जेपी नड्डा ने अहमदाबाद में बीजेपी पदाधिकारी सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। इससे पहले जेपी नड्डा अहमदाबाद के साबरमती आश्रम गए। वहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। हिंदी समाचार आज की खबर को आप टेलीविजन के अलावा संसद टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। ये बुलेटिन संसद टीवी के यूट्यूब और फेसबुक पर भी उपलब्ध है। साथ ही आपको बता दें कि संसद टीवी ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। आप संसद टीवी की आईडी को फॉलो कर सकते हैं और उस पर अपने सुझाव भी दे सकते हैं। और फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद समाचार राज्यवार, साथ ही नजर डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। I would like to recommend to the government that the strategic autonomy, the Nehruvian principles of non-alignment are principles that are worth going back to. आज के हालात के अंदर क्या विदेश नीति होगी वो आज के हालात पर मुनस्सर करेगी। भारतीय जनता पार्टी जब 2014-15 में सरकार बनाई तो भारतीय जनता पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव ने कहा कि अब हमारी विदेश नीति जो चलती है लेकिन वो पंचामृत के आधार पर चलेगी। India's approach should be guided by our national beliefs and values, by our national interest and by a national strategy. क्या है भारत में फिल्म निर्माण की स्थिति जिसकी नींव रखी थी दादा साहब फाल्के ने।
भारतीय फिल्में भक्ति काल से लेकर आधुनिक काल तक, दादा साहब फाल्के के दौर से आधुनिक समय के निर्देशकों तक की फिल्मों को अगर हम देखते हैं तो हमें गर्व गौरव की अनुभूति होती है। भारतीय सिनेमा मनोरंजन का सबसे बड़ा जनसंचार का सशक्त माध्यम है। We are topping in the world in making films. भारतीय फिल्मों के जनक दादा साहब फाल्के की 152वीं जयंती पर जानेंगे भारतीय फिल्मों का हाल। साथ ही आपको बताएंगे भारतीय सिनेमा का सफर और भारतीय सिनेमा कैसे बन रहा है पूरी दुनिया में सॉफ्ट पावर। देखिए हेलो इंडिया वीकेंड स्पेशल शनिवार सुबह 8 बजे सिर्फ सनसद टीवी पर। What is India advocating in Ukraine? If India has chosen a side, it is the side of peace. And it is for an immediate end to violence. I fully agree and I appreciate the stand taken by the government of India in the Ukraine crisis. It is time when all nations are taking sides that India should take the initiative to resolve the conflict as an honest mediator. ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आज की खबर में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के सूरत में वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन किया। मिशन 2026 के तहत सरदार धाम में आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य पाटीदार समुदाय के सामाजिक और आर्थिक विकास पर बल देना है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं और हमें केवल आत्मनिर्भर भारत के लिए अपने आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना को प्रबल करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये विश्वास तभी आएगा जब विकास में सभी की भागीदारी सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि उत्पादन प्रोत्साहन योजना ने पुराने क्षेत्रों में मेक इन इंडिया में उत्साह भरने के साथ साथ सेमीकंडक्टर जैसे नए क्षेत्रों के विकास की संभावनाएं भी पैदा की हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में सरकार की उद्योग नीति के विभिन्न पहलुओं, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों, स्टार्टअप और नवाचार पर चर्चा होगी। पीएलआई योजना ने पुराने सेक्टरों में तो मेक इन इंडिया का उत्साह तो भरा ही है, सेमीकंडक्टर जैसे नए सेक्टर्स के विकास की संभावनाएं भी उभर करके सामने आ रही है। अब देखिए, कोरोना काल की अभूतपूर्व चुनौतियों के बावजूद देश में एमएसएमई सेक्टर आज तेजी से विकास कर रहा है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। गोवा के मुख्यमंत्री प्रसोन सावंत ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने गोवा के विकास के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही गोवा के विकास के लिए उनका मार्गदर्शन भी मांगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने वन विभाग के एओसी और क्लियरेंस से संबंधित केंद्रीय स्तर पर लंबित मामलों से अवगत कराया। साथ ही जंगलों में आग जैसी घटनाओं को रोकने पर चर्चा हुई। भूपेंद्र यादव ने केंद्रीय स्तर पर लंबित उत्तराखंड के मामलों के जल्द समाधान का भरोसा दिया। तमिलनाडु विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें केंद्र से आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को तत्काल खाद्य पदार्थ और जीवन रक्षक दवाइयां भेजने के राज्य सरकार के अनुरोध पर गौर करने की अपील की गई। राज्य के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राज्य की ओर से श्रीलंका को मदद देने की जरूरत पर जोर दिया। प्रस्ताव को सदन ने सर्वसम्मति से पारित किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बढ़ती गर्मी के बीच कोयले की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने पर चिंता जताई है और इसे राष्ट्रीय संकट करार देते हुए लोगों से एकजुट होकर हालात बेहतर बनाने में सरकार का सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि देश के 16 राज्यों में बढ़ती गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ी है, लेकिन इससे अनुरूप कोयले की आपूर्ति नहीं हो रही है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने अगरतला में डिजिटल बांग्लादेश आईटी बिजनेस समिट में हिस्सा लिया।
इस मौके पर उन्होंने ढाका और चटगांव से अगरतला के बीच हवाई सेवा का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विकास के विजन की वजह से क्षेत्र का तेजी से विकास हो रहा है। ओडिशा में कांग्रेस विधायक दल के नेता नरसिंह मिश्रा ने जगन्नाथ मंदिर के पास बड़े पैमाने पर निर्माण को लेकर चिंता जताई, जिसके बाद पूरी धरोहर गलियारा परियोजना को लेकर विवाद और तेज हो गया। वहीं राज्य सरकार ने दावा किया है कि परियोजना के क्रियान्वयन में किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है। पंजाब के पटियाला में काली देवी मंदिर के पास दो गुटों के बीच झड़प के बाद वहां कल सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। कानून व्यवस्था की समस्या को देखते हुए वहीं पुलिस बलों की तैनाती की गई है। प्रशासन के मुताबिक यहां मार्च की अनुमति नहीं ली गई। देश भर में आज रमजान के आखिरी शुक्रवार को जुम्मे उल विदा की नमाज अदा की गई। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोग नमाज अदा करने मस्जिदों में पहुंचे। रमजान के आखिरी जुम्मे को जुम्मे उल विदा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले उत्तराखंड में हिमवीर 15,000 फीट की ऊंचाई पर रोग अभ्यास करते नजर आए। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने 15,000 फीट से ऊंचे इंडो तिब्बत बॉर्डर पर 0 से नीचे तापमान पर आयोजित योग सत्र में हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के जंगलों में गुरुवार को आग लग गई। आग से बड़ी संख्या में पेड़ जलकर राख हो गए और वन सामग्री भी नष्ट हुई है। वन कर्मी स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने में जुटे हुए हैं। अप्रैल मार्च 2021-22 के दौरान 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक की वृद्धि दर बीते वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 10.4% रही है। बुनियादी उद्योगों का उत्पादन इस साल मार्च महीने में 4.3% रहा। एक साल पहले इसी महीने में इसमें 12.6% की वृद्धि हुई थी। 8 बुनियादी उद्योगों कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी, उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली की वृद्धि दर मार्च 2022 में 4.3% रही। दिल्ली में भीषण गर्मी ने अप्रैल माह में नया रिकॉर्ड बना दिया है। 72 वर्षों के बाद अप्रैल दूसरा सबसे गर्म महीना रहा, जब औसत मासिक अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस रहा। आज लू और तपती गर्मी के बीच पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस सीजन में सबसे अधिक है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों तक भीषण गर्मी पड़ने की संभावना जताई है। हालांकि इसके बाद राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और आसपास के इलाकों में 2 मई से लेकर 4 मई तक बारिश हो सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। 2 से 4 तक जो है राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में बारिश हो सकता है, आंधी भी हो सकता है। इसीलिए 2 to 4 जो है तापमान जो है 36 to 39 हो सकता है। वहीं देश के कई शहरों में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले कुछ दिनों तक देश के कम से कम 5 राज्यों में तापमान 45 डिग्री के आसपास ही बना रहेगा। भीषण गर्मी के साथ लू की स्थिति भी बनी रहेगी। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। श्रीलंका के राष्ट्रपति राजनीतिक गतिरोध के चलते प्रस्तावित अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री के तौर पर अपने भाई की जगह किसी दूसरे नेता को नियुक्त करने को राजी हो गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सांसद मैत्रीपाला सिरिसेना ने राष्ट्रपति के साथ बैठक के बाद कहा कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे इस बात से सहमत हुए हैं कि नए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय परिषद नियुक्त की जाएगी और मंत्रिमंडल में सभी राजनीतिक दलों के सांसद शामिल होंगे। सिरिसेना राजपक्षे से पहले राष्ट्रपति थे। श्रीलंका दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया है। विदेशी मुद्रा की कमी ने आयात को बुरी तरह से प्रभावित किया है। लोगों को खाने पीने की चीजें, ईंधन, रसोई गैस और दवा के लिए घंटों कतार में इंतजार करना पड़ रहा है। इस बीच श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के नेतृत्व वाली श्रीलंका फ्रीडम पीपल्स पार्टी के सदस्यों ने भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले से मुलाकात की है। उन्हें देश में मौजूदा राजनीतिक गतिरोध तथा सबसे खराब आर्थिक मंदी को दूर करने के लिए अपनी एक अंतरिम सरकारी व्यवस्था की योजना के बारे में जानकारी दी है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने कहा है कि यूक्रेन असहनीय पीड़ा का केंद्र बन गया है। गुतारेस के इस बयान के कुछ देर के बाद ही रूसी सेना ने देश में हवाई हमले किए। रूसी सेना की राजधानी कीव से पीछे हटने के बाद किए गए ये पहले हवाई हमले थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस के साथ संवाददाता सम्मेलन करने के करीब 1 घंटे के बाद ये हमले किए गए।
गुतरेस ने कीव में और उसके आसपास तबाह हुए कुछ इलाकों का दौरा किया था और नागरिकों पर हमलों की निंदा की थी। इस बीच देश के पश्चिमी हिस्से में पोलोन में बेलारूस से लगी सीमा के पास चोर्निहाइव और राजधानी के दक्षिण पश्चिम में एक बड़े रेलवे हब फास्तीव में विस्फोटों की सूचना भी मिली है। गर्मी से इंसान के साथ जानवर भी परेशान हैं। ऐसे में चिड़ियाघरों में जानवरों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं सूरत के चिड़ियाघर की इन्हीं तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सनसद टीवी के साथ। नमस्कार।